कस्बा बोबीफेसियो के आखिरी किनारे पर अलग थलग एक उम्र रसीदा बेवा औरत अपने नौजवान लड़के के साथ रहा करती थी। उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान पहाड़ी के साथ ही बना हुआ था, जिसमें आराम व आसाइश की कोई चीज नहीं थी। यहाँ शबो रोज बहरी हवाएं चलती रहती थीं। बोबीफेसियो के माहीगीर उन्हीं तूफानों में अपनी कश्तियां लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने जाते थे। दूर समुद्री चट्टानों के पीछे एक धब्बे की मानिद जजीरा सार्डिनिया दिखाई देता था। बुढ़िया का मकान चूंकि एक बुलंद पहाड़ी टीले पर था, इसलिए वहां से सार्डिनिया की खूबसूरत बर्फानी पहाड़ियां और उन पर बने हुए इक्का दुक्का मकानात साफ नजर आते थे, और बाज़ औक़ात तो यूं महसूस होता था जैसे ये मकान परिंदों के छोटे छोटे घोंसले हैं। बुढ़िया के मकान की 3 खिड़कियां सार्डिनिया की तरफ खुलती थीं, और कभी कभार वो वहां बैठी उस जजीरे की तरफ ख्वाब आलूदा निगाहों से देखती रहती थी, जहां आसमान और समंदर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आते थे। उसके बेटे का नाम अंतोनी था। वो निहायत सेहतमंद और खूबसूरत जवान था। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर जीते थे। इस मुख्तसर से घर में उनके अलावा एक तीसरा फर्द और भी था, और वो उनकी पालतू कुतिया थी, जिसका कद लंबा, जिस्म दुबला पतला और पंजे काफी तेज और नुकीले थे। वो शिकारी कुतिया थी और कभी कभार नौजवान अंतोनी के साथ शिकार की मुहिम में जाया करती थी। एक उदास शाम का जिक्र है। नौजवान अंतोनी का किसी बात पर एक शख्स निकोलस से झगड़ा हो गया। निकोलस कस्बे बोबीफेसियो का बदमाश था। उसने मुश्तइल होकर लंबा चाकू निकाला और अंतोनी के सीने में घोंप दिया, और फिर लड़के की तड़पती हुई लाश को वहीं छोड़कर उसी रात सार्डिनिया की तरफ भाग गया। अंतोनी की लाश रात भर उसी पहाड़ी दर्रे में पड़ी रही। वहां शाजो नादिर ही किसी का गुजर होता था। इत्तेफाकन चंद माहीगीर उधर से गुजरे और उन्होंने पहचान लिया कि लाश बुढ़िया के बेटे अंतोनी की है। वो लाश को बुढ़िया के मकान पर ले आए। बुढ़िया ने अपने बेटे की लाश देखी और देखती ही रह गई। ना उसका जिस्म कांपा, ना उसने चीख मारी, और ना उसकी आंखों से आंसुओं की बरखा हुई। वो बस चुपचाप खामोश फटी फटी नजरों से अपने प्यारे बेटे की लाश देखती रही। फिर उसने अपना झुर्रियों वाला हाथ आगे बढ़ाकर अपने बेटे के सीने पर रखा और कसम खाई कि वो इस खून का इंतकाम जरूर लेगी। उसने माहीगीरों और दूसरे लोगों को जो उससे हमदर्दी करने आए थे अपने मकान से चले जाने का इशारा किया। जाओ तुम सब यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दे सकते, इसलिए जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहती हूँ। किसी ने कुछ न कहा। लोग समझते कि बुढ़िया का दिमाग चल गया है। उन सब की आंखों में आंसू थे और चेहरे सोगवार। जब सब चले गए तो बुढ़िया ने मकान का दरवाजा बंद किया और अंतोनी की लाश के करीब बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। कुतिया अपने मरे हुए आका के सरहाने बैठी। उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत था। उसने कई मर्तबा मोहब्बत से अंतोनी के सर पर अपना पंजा रखा। वो समझ रही थी कि शायद उसका आका सो रहा है, लेकिन वो इससे पहले तो कभी इस वक्त नहीं सोया था। उसने मुंह उठाकर बुढ़िया की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुतिया को एहसास हुआ कि इसका आका मर चुका है। उसके हलक से एक लंबी और दिलदोज आवाज निकली, जिससे सारा मकान गूंज उठा, और बुढ़िया को यूं मालूम हुआ जैसे अंतोनी की मौत पर मकान के दरो दीवार भी रो रहे हैं। कुतिया के रोने की आवाज मकान के बाहर खड़ी हुई चंद औरतों ने भी सुनी, और वो सिसकियां भरती हुई वहां से चली गई। बेचारा अंतोनी, उसकी उम्र ही क्या थी। जिंदगी के सिर्फ 20 बहारें ही उसने देखी, और मौत के बेरहम हाथों ने उसे दबोच लिया। अंतोनी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसका भूरे रंग का पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ था। सर के बाल नोचे हुए थे। उसका सारा जिस्म, सीना, गर्दन, बाजू और टांगे जमे हुए खून से लथड़ी हुई थी। लेकिन उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मर चुका है। बस मालूम होता था कि वो आंखें बंद किए आराम की नींद सो रहा है। रोते रोते यकायक बुढ़िया चुप हो गई। उसकी आंखें अपने बेटे के चेहरे पर गिरी हुई थी और लब कपकपा रहे थे। शायद वो कुछ चाहती थी, और फिर उसकी जुबान से चंद जुमले अदा हुए। कुतिया ने जो ही मालिका की आवाज सुनी, वो भी खामोश होकर उसका मुंह देखने लगी।
जैसे समझना चाहती हो कि मालिका क्या कह रही है। मेरे प्यारे बेटे, तुम सो रहे हो, सो जाओ, खूब आराम से सो जाओ। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटे, तुम्हारी माँ जिससे तुम्हें बड़ा प्यार था और जिसका हुक्म तुमने कभी नहीं टाला था। मैं वही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे सामने अहद करती हूँ कि तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगी। अब तुम इत्मीनान से सो जाओ। ये कहकर वो अंतोनी की लाश पर झुकी और अपने सर्द और कांपते हुए होंठों से उसकी खून आलूद पेशानी चूम ली। बुढ़िया जूही चुप हुई, कुतिया के हलक से रोने की मुहीब आवाज निकली, पर उसने अपना मुंह जमीन में छुपा लिया और चुप हो गई। और इस तरह वो रात बूढ़ी और कुतिया ने अंतोनी के करीब बैठकर रोते धोते गुजार दी। दूसरे रोज अंतोनी को कस्बे बोबी फेसियो के छोटे से गिरजे के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। चंद रोज तक नौजवान की दर्दनाक मौत का चर्चा लोगों में हुआ और फिर सब भूल भाल गए, सवाई उसकी माँ और उसकी कुतिया के, जो उसकी मौत के गम को सीने से लगाए हुए थी। बुढ़िया के शबो रोज इसी फिक्र में गुजरने लगे कि इंतकाम लेने की सूरत क्या हो। उसे इतना पता चल चुका था कि जिस शख्स ने उसके बेटे को मारा है वो सार्डिनिया के एक गांव लोंगो सार्डो में छुपा हुआ है। ये गांव बदमाशों और गुंडों को पनाह देने के लिए बड़ा मशहूर था और अक्सर जराइम पेशा लोग इंसाफ के हाथ से बचने के लिए लोंगो सार्डो में पनाह लिया करते थे। बुढ़िया न किसी से बात करती और न कहीं आती जाती, बल्कि मकान की खुली खिड़कियों में से एक में बैठकर सारा दिन लोंगो सार्डो की जानिब घूरा करती, जहां उसके बेटे का कातिल छुपा हुआ था। गुस्से से उसके बदन का रुआं रुआं कांपने लगता और आंखें अश्कबार हो जाती। उसकी समझ में बदला लेने की कोई तदबीर न आती थी। वो ज़ईफ और नातवा औरत थी, उसका कोई मददगार न था। वो किसी से सलाह मशवरा भी नहीं ले सकती थी। उसे तो इतना बड़ा काम तन्हे तन्हा पाया तकमील तक पहुंचाना था। वो अपने बेटे से वादा कर चुकी थी। उसकी लाश के आगे सीने पर हाथ रखकर इंतकाम लेने की कसम खाई थी। उसे अब ताखीर नहीं करनी चाहिए। क्या मालूम मौत का जालिम हाथ कब उसे भी पकड़ ले और अपने साथ ले जाए। फिर वो अपना कोल क्यों कर पूरा करेगी। इसी फिक्र में उसे नींद न आती थी। वो सारी रात अपनी छोटी सी कोठरी में टहला करती या थक कर खिड़की के पास बैठ जाती। उसे किसी पल चैन न आता था। कुतिया साए की मानेद अपनी मालकन के साथ साथ रहती। अब उसमें भी वो पहली सी शोखी और चुलबुलापन न रहा था। वो शाजो नादिर ही भोंकती, बस अपनी मालकन के पैरों तले पड़ी सोया करती, या दिल चाहता तो ऊंची आवाज में 2-3 मर्तबा रोने की आवाज निकालती और चुप हो जाती। शायद वो अपने आका को ढूंढती और पुकारती थी। एक रात जब कुतिया इसी तरह अपने मालिक की याद में रो रही थी, गुड़िया के जहन में इंतकाम लेने की एक अनोखी तदबीर आई, निहायत कारगर और निहायत वहशियाना तदबीर। वो सारी रात उसी तदबीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर सोच विचार करती रही और उसे यकीन हो गया कि अगर इस पर अमल किया जाए तो वो कातिल से खातिर ख्वाह बदला ले सकती है। सुबह होते ही वो मकान से बाहर निकली और गिरजे में जाकर कुर्बानगाह के सामने सजदे में गिर पड़ी और खुदा से रो रो कर अपनी कामयाबी की दुआएं मांगने लगी। गिरजे से वापस आकर उसने कुतिया को सहन में बांध दिया और अपनी कोठरी में चली गई। उसकी निगाहें सार्डिनिया के साहिल पर गड़ी हुई थी। उस रोज कुतिया सारा दिन और सारी रात भूखी प्यासी सहन में बंधी रही। पहले तो वो काफी देर तक चुपचाप पड़ी रही, लेकिन जब उसे भूख सताने लगी तो उसने भूख भूख कर सारा मकान सर पर उठा लिया। मगर बुढ़िया अपनी कोठरी से बाहर ना निकली और ना ही उसने कुतिया को कुछ खिलाया पिलाया। उससे अगले रोज सुबह वो कोठरी से बरामद हुई। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक प्याला था। वो उसने कुतिया के सामने रख दिया। कुतिया ने पानी पिया और मोहब्बत से दुम हिलाई और अब वो रोटी या गोश्त के चंद लोथड़ों की मुंतजिर थी। मगर बुढ़िया ने सारा दिन खाने के लिए उसे कुछ न दिया। अब कुतिया भूख से इस कदर निढाल हो चुकी थी कि उसमें भूखने की सकत भी बाकी न रही। वो आंखें बंद किए पड़ी रही। रात के वक्त जब उसे फिर भूख ने सताया तो वो भौंकी और जंजीर तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जंजीर मजबूत थी, टूट ना सकी। दूसरे रोज भी बुढ़िया ने कुतिया को पानी ही पिलाया और खाने के लिए कुछ न दिया।
उसने कुतिया के चेहरे पर मायूसी और हैरत के मिले जुले तासुरात पहचान लिए। अपनी मालकन को देखते ही वो जोर जोर से उछलने और जंजीर से आजाद होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे खाने को फिर भी कुछ ना मिला और वो सारा दिन भूखी ही रही। तीसरे रोज बुढ़िया अपने एक पड़ोसी के घर गई और वहां से 2 गठड़ियां खुश्क घास और भूस की उठा लाई। फिर उसने लकड़ी का एक पुराना संदूक खोला और उसमें से अपने मरहूम शोहर के कपड़े निकाले और उन कपड़ों में भूस भर दिया। उसके बाद बुढ़िया ने भूस भरे हुए कपड़ों के उस इंसानी ढांचे को सहन में एक ऊंची सी लकड़ी गाड़ कर उसके साथ खड़ा कर दिया। फिर पुरानी लीलन को लपेटकर उस ढांचे का सर बनाया और उसमें भूस भर के ढांचे की गर्दन मुकम्मल कर दी। कुतिया हैरत से ये सब तमाशा देख रही थी। उसकी समझ में न आता था कि मालकन को क्या हो गया है। इससे पहले तो उसने कभी उसे भूखा नहीं रखा था और इस काम से फारिग होकर बुढ़िया फिर बाजार गई। किसाब की दुकान से उसने कलेजी खरीदी और घर आ गई। फिर सहन में ही उसने भूखी कुतिया के सामने आग जलाई और कलेजी भूनने लगी। कलेजी की खुशबू जब कुतिया की नाक तक पहुंची तो उसकी बेकरारी और बेचैनी की हद न रही। उसका मुंह खुला हुआ और आंखें गोश्त पर लगी हुई थीं। फिर बुढ़िया ने कलेजी को एक डोरी में परोया और भूस भरे हुए ढांचे की गर्दन पर लपेट दिया। उसके बाद वो कुतिया की तरफ गई और उसकी गर्दन से जंजीर उतार दी। बिजली की मां ने भूखी शिकारी कुतिया उस ढांचे की तरफ झपटी और अपने नोकीले पंजों से उसकी गर्दन पर वार किया और फिर अपने दोनों पंजे उसके कंधों पर गाड़ कर दांतों से कलेजी की बोटियां नोचने लगी, लेकिन उसका मुंह वहां तक बमुश्किल पहुंच पाया। वो पीठ के बल जमीन पर गिरी, लेकिन फिर उठी और ढांचे पर झपटी। कुतिया के गैज़ो गजब की इंतहा न थी। चंद ही लम्हों में उसने ढांचे की गर्दन, शाने, बाजू और सीना सब कुछ नोच डाला और कलेजी का एक एक टुकड़ा हड़प कर गई। बुढ़िया सहन के एक गोशे में खड़ी इत्मीनान से ये दिलचस्प तमाशा देखती रही। फिर उसकी आंखों में चमक और लबों पर तबस्सुम की खफीफ सी लहर नमूदार हुई। कुतिया कलेजी खाकर और ढांचे को तहस नहस करके जब फारिग हुई तो बुढ़िया ने उसे जंजीर से बांध दिया। उसके बाद 2 रोज तक कुतिया को फिर फाके से रखा गया। इस दौरान में बुढ़िया ने भूस का इंसानी ढांचा तैयार किया और कलेजी उसकी गर्दन से बांधकर कुतिया को छोड़ दिया। इस मर्तबा कुतिया ने पहले से भी ज्यादा खूनख्वारी और जोशो खरोश का मुजाहरा किया और आनन फानन अपने नुकीले पंजों और लंबे लंबे दांतों से उसके चीथड़े उड़ा दिए। 3 माह तक बुढ़िया ने हर तीसरे रोज यही अजीब तमाशा अपने घर में किया और कुतिया को इस हद तक सुधाया कि वो अब महज इशारे पर ही उस ढांचे की तरफ झपटती और उसकी टिक्का बोटी कर डालती थी। उसे अब जंजीर से बांधे रखने की जरूरत भी ना रही थी। अब ऐसे होने लगा कि कुतिया उस काम से फारिग होती तो कलेजी उसे बाद में इनाम के तौर पर खिलाई जाती थी। ढांचा जब दोबारा बनाया जाता तो कुतिया एक गोशे में बैठी उसे वहशियाना अंदाज में देखती रहती और जो ही बुढ़िया की उंगली का इशारा मिलता वो अपनी जगह से उछलती और ढांचे पर पल पड़ती। जब बुढ़िया को कुतिया पर पूरा एतमाद हो गया तो एक रोज सुबह सवेरे उसने पुराने संदूक में से अपने मरहूम शोहर के कपड़ों का एक और जोड़ा निकाला और उसे खुद पहन लिया। कलेजी लेकर एक थैले में रखी और फिर कुतिया को साथ लेकर साहिल समंदर की तरफ चल पड़ी। उसकी चाल ढाल और आवाज से यही मालूम होता था कि कोई बूढ़ा आदमी है। उसने एक माहीगीर से कहा कि उसे लोंगो साल्डो पहुंचाए। कुतिया को उसने इस मर्तबा 2 दिन के फाके से रखा हुआ था। कश्ती में बैठने के बाद उसने थैले का मुंह जरा सा खोला। कलेजी की खुशबू जब कुतिया की नाक में गई तो वो उछलने और उसे झपटने की कोशिश करने लगी। बुढ़िया ने उसकी गर्दन पर थपकी दी और आहिस्ता से कहा, नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया, जरा और सब्र करो। लोंगो साल्डो पहुंचकर वो एक शराब खाने में गई। वहां उसने निकोलस के बारे में पूछा कि कहाँ मिलेगा। किसी ने बताया कि निकोलस बढ़ई अपने दुकान में काम कर रहा है। बुढ़िया उस दुकान का पता दरियाफ्त करके वहां आसानी से पहुंच गई। उसने आहिस्ता से दुकान का दरवाजा खोला। दुकान के पिछले हिस्से में कोई शख्स हथौड़े से लकड़ी पर कीले ठोक रहा था। बुढ़िया बुलंद आवाज से बोली, निकोलस, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? उसे ही लम्हे एक लंबा तड़ंगा उधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा था। हाँ, मेरा ही नाम निकोलस है।
कहो क्या काम है? ये सुनते ही बुढ़िया ने कुतिया की गर्दन से जंजीर खोली और चिल्लाकर कहने लगी, पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे। शिकारी कुतिया जो पहले ही से इस फन में ताक हो चुकी थी, एक बला की मानित निकोलस की तरफ झपटी और उसके गले पर अपना जबरदस्त पंजा मारा। निकोलस बदहवास होकर पीछे गिरा। इसी असना में कुतिया ने उसके मुंह पर पंजे मारे और अपने लंबे लंबे दांत उसके गले में गाड़ दिए। निकोलस के मुंह से चीख भी न निकल सकी। चंद मिनट तक वो कुतिया के पंजे से आजाद होने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेसूद। कुतिया ने उस वक्त तक उसे न छोड़ा जब तक उसका दम न निकल गया। दुकान के सामने मकान के बाहर दो पड़ोसी सड़क पर बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने बाद में जिक्र किया कि निकोलस की दुकान में एक बूढ़े को स्याह रंग की कुतिया के साथ जाते देखा गया है, और जब वो दुकान से बाहर निकले तो बूढ़े ने थैले में हाथ डालकर कोई स्याह सी चीज कुतिया को खिलाई थी। 3 माह बाद वो अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेकर पहली बार रात के वक्त वो बूढ़ी घर में पैर फैलाकर आराम से मीठी नींद सोई।